अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सरजमीन पर अवामी राय ने अपनी कहानी का पहला बाब लिख दिया है। कहीं खुशियों के चिराग रोशन हैं, कहीं शिकायतों की सदाएं बुलंद हैं, कहीं कामयाबी के नारे गूंजे तो कहीं नताइज पर सवाल उठे। एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने पहली मंजिल पर मजबूत कदम जमा दिए हैं तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। कुछ मकामात पर कानून हरकत में आया, कुछ जगहों पर इल्जाम और जवाब का सिलसिला चलता रहा, जबकि एक जान के ज़ियान इंतखाबी दिन की खुशी को उदासी में बदल दिया। अब तवज्जो अगले मरहले पर है, जहां हर कदम और हर फैसला सियासी मंजरनामे की नई तस्वीर सामने लाएगा। क्या पहले मरहले के फैसले आइंदा मरहले की राह हमवार करेंगे, और क्या इंतखाबी इतराज़ात आने वाले मराहिल पर भी असरात मुरतब करेंगे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में रुख करेंगे मुल्क की सियासत की जानिब, जहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर एतराज़ात, नई सियासी कुर्बतों की खबरें और बदलते सियासी मंजरनामे ने कई नए सवालात को जन्म दिया है। एक तरफ इत्तेहाद की बातें हो रही हैं तो दूसरी जानिब इल्जामात के तीर चल रहे हैं। उधर पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी ने कुछ देर के लिए सुकून का एहसास दिया, मगर डीजल मजीद महंगा होने से ये राहत भी महदूद दिखाई दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत नीचे आ रही है, मगर मुल्की मंजर अब भी कई उलझनों का अक्स पेश कर रहा है। क्या नई सियासी सफबंदियां आने वाले इंतखाबात की बुनियाद बनेगी? क्या इल्जामात के इस शोर में किसी नई इत्तेहाद की राह निकलेगी? और आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद आवाम को हकीकी रिलीफ कब मिलेगा? बहुत सारे सवालात लेके बढ़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स की जानिब। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं असगर चौधरी साहब और तारिक सुमैर साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान और सरदार फैजान। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तारिक सुमैर साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, हम के आज़ाद जम्मू कश्मीर जो इंतखाबात है, पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की जो 13 नशिस्तें उसके गैर खत्मी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 9, जबकि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। लेकिन पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर नून लीग पर इल्ज़ामात लगा रही है कि उन्होंने बसें वहाँ पर भिजवा के सियासत की है। अब कोई उनको समझाए कि PMLN जो है इस वक्त सियासत नहीं करेगी तो क्या करेगी? पॉलिटिकल पार्टीज इनका काम ही है सियासत करना। शुक्रिया काशा, आपने बड़ा लंबा इंट्रो भी दिया और सारी तफसील भी बता दी है। मैं रेपिटिशन में नहीं जाऊंगा। जो GB के इलेक्शन थे उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, एक छोटा सा प्रोग्राम किया और मरियम नवाज़ की सर्जरी हुई थी और इलेक्शन कैंपेन वहाँ GB में नून लीग की नहीं उठ सकी थी। उसकी ज़िम्मेदारी साद रफ़ीक और वज़रा पर थी और वो कैंपेन और टिकटों का भी वहाँ कोई इशू थे, तकसीम में वो भी मामलात थे, तो वहाँ नून लीग पीछे है। इस दफ़ा बड़ी तैयारी की और जो वफाकी वज़रा की एक ट्राइका बनी हुई है, राना सनाउल्लाह हो गए, इंजीनियर अमीर मकाम और डॉक्टर तारक फजल चौधरी, ये तीनों कश्मीर के मामलात को देखते हैं और जो मुज़ाकरात भी होते रहे उनमें भी ये शरीक होते थे। तो टिकट इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में तकसीम किए और जो पार्टियों के लोकल और अंदरूनी इख्तलाफात होते हैं उन पर काबू पाया और फिर मैदान में उतरे। और टर्न इलेक्शन का उस वक्त थोड़ा बेहतर हुआ इनका नून लीग की कैंपेन का, जब मुजफ्फराबाद में पहली मरतबा मियां नवाज शरीफ खुद आए, मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब आई, फिर मीरपुर में उन्होंने जलसा किया, तो बिलावल भुट्टो के जलसों का और इनके जलसों का मुवाजना होने लगा। बिलावल भुट्टो एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। एक तरफ उनकी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन कमेटी को कलदम करार दिया, फिर वो हीले बहानों से मुख्तलिफ बयानात लेके वोटर का अपनी तरफ राग़ब करने की कोशिश करते रहे। जो बसों का आपने किया, मेरा नहीं ख्याल कि बसें 1-2 दिन पहले अगर अनाउंस हो गई और बसों के जाने की वजह से कोई ज़्यादा वोटर ऐसे वक्त में बसें वहाँ पे पहुँचनी थी, वो इलेक्शन स्टंट होता है ना जी, चैलेंज उन्होंने कर लिया। वो भी सिंध से ले आते बसें, वो भी अनाउंसमेंट कर लेते। सिंध का बजट उनके पास पड़ा हुआ है, इन्होंने पंजाब के बजट से अगर कुछ कश्मीरी आवाम के लिए दे दिया है तो उस पर एतराज़ करने। हाँ, इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये बसें पार्क रहेंगी, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर तो उस वक्त वो कश्मीरी अवाम उसमें सफ़र कर सकेंगे। जो रिज़ल्ट्स आए हैं, नून लीग ने इस मरतबा 3-4 यहाँ पे मीरपुर की 13 नशिस्तों में से नौजवानों को टिकट दिया। एक उमैर नईम है, नकियाल की नशिस्त है बड़ी मारूफ, सरदार सिकंदर याद आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, ये उनकी नशिस्त थी। और रात में उनकी वीडियो देख रहा था, वो ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने नौजवानों को वहाँ मुतहरिक किया और नौजवान वहाँ पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ प्रोपेगेंडा भी आजकल पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ होता है कई हवालों से। तो उस तनाज़र में
फिर जो चौधरी यासीन हैं, एक नशिस्त से जीते हैं, एक से हारे हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी हैं। तो नून लीग की कंपेन देख लें और सीधी चीज़ देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी और इनकी आपस में, ये मैं हमेशा कहता हूँ, इल्ज़ाम तराशी को होती है, वक्त होता है, इलेक्शन के वक्त तक होती है। खुला मैदान दिया पीटीआई ने बाइकाट करके, बिल्कुल उनको बाइकाट मेरी राय के मुताबिक नहीं करना चाहिए था। कमज़ोर की आदत है। बैरिस्टर गौर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, ये बिल्कुल डरे डरे ऐसे डर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं कि पता नहीं इनको क्या हो जाना है, कोई गिरफ्तार। इन दोनों को तो किसी ने गिरफ्तार नहीं करना। मैं तो वही कह रहा हूँ। तो अब एक आखिरी बात करता चलूँ, जो अगर नून लीग कोई एज हासिल हो गया आज और अगले 2 मराइल में नून लीग सिंपल मेजॉरिटी ले लेती है, उसके करीब पहुँचती है, जो मेन इशू है वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसको एड्रेस करना होगा और मसाइल मिल बैठ के हल करने होंगे। अगर आइन में कोई अमेंडमेंट करने की मुस्तकबिल में आज़ाद कश्मीर में ज़रूरत है, उस सतह पर भी मुशावरत के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और जो अफगान महाजरीन की नशिस्तों वाला इशू है उस पर मिल बैठ के तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के लाएमल बनाएं। एक तरफ से अगर कोई दबाव है तो उसको तो कोई सारी जमातें कबूल नहीं करेंगी। मिल बैठ के यही मसाइल का हल निकलेगा और उसी तरफ जाना चाहिए, तशद्दुद की तरफ, मार कुटाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। जिस तरीके से आपने बात की कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बौखलाहट का शिकार हो जाती है, कांपना शुरू कर देते हैं उनके जो पीटीआई के जो इस वक्त की क़यादत है। बैरिस्टर गौहर का सर आपने जिक्र किया इस हवाले से। अली इमरान साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, तारिक सुमैर साहब ने ये बात तो कर दी, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जीबी इलेक्शन में जो पीएमएलएन के वज़रा थे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, सही तरीके से कंपेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जीबी इलेक्शन में एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पीएमएलएन को हुआ था। सो अब जो मरकजी क़यादत है पीएमएलएन की वो वहाँ पे गई है और इसलिए वहाँ पे वो कहते हैं ना मार लिया है। मतलब जो अभी तक की बात है उससे यही लग रहा है कि शायद पीएमएलएन जो है सर मार चुकी है। कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको? क्योंकि टर्नआउट में सर 10 to 15% रहा है वहां पर। नहीं, टर्नआउट की मैं थोड़ी वजाहत कर दूं सर, मैं आपसे अलग से 40% से ऊपर रहा है, या आप 10% कल वाली बात कर रही हैं, ऑफिशियल फिगर आ जाएंगे जी सर। चल जी अली इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका तो तारिक सुमैर साहब का जोर नहीं चलता, वरना ये 70% करवा देते। खुदा के लिए खुशामद की भी कोई हद होती है। तारिक सुमैर साहब तो कितनी खुशामद आप करेंगे और इन लोगों की। आपने जिन लीडरों की बात की जो खुद जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे, वो तो 70,000 वोटों से यास्मीन राशिद साहब ऐसे हारे हुए हैं। आज तक तो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। जिन लीडरों की ये बात कर रहे हैं उनके अपने हलकों का ये हाल है कि 70,000 वोटों से हारे हुए हैं। मरियम नवाज हारी हुई हैं, शहबाज शरीफ हारे हुए हैं, हमजा शहबाज हारे हुए हैं। अब आप बात कर लेते हैं कश्मीर के इलेक्शन की। कश्मीर का जो इलेक्शन है उसके बारे में जो आज बीबीसी ने रिपोर्ट एक जारी की है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के उन्होंने इंटरव्यू भी साथ किया। अगर तारिक सुमैर साहब को कहें वो देख लें, वो जो इंडिपेंडेंट व्यूज है उसमें उन्होंने ये बताया कि वोटों की जो आउट थी वो 5% से ज्यादा नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल से आपने वो फुटेजेस भी देख ली होंगी जिसमें नामालूम अफराद काले डालों में जो बॉक्सेस हैं वो लेकर जा रहे थे। अब ये 2 जमातें हैं जो इलेक्शन लड़ रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो अभी ये जो मर्जी वहां पर हो जाए, इन दोनों ने कहना हाँ जी इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए थे। अब ये बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डरी हुई थी। भाई हम डरे हुए होते ना तो आज 50,000 से ज्यादा लोगों पर हमारे FIR ना होती। आज हमारे 12 से 14,000 लोग जेलों में ना होते। आज पाकिस्तान हमारी जो टॉप टियर लीडरशिप है वो आज जेलों में ना होती। और इनकी बुजदिली का आलम ये देखें कि पंजाब की सबसे बड़ी जेल कोट लखपत के अंदर कल आलिया हमजा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और इसमें शदीद वो जख्मी हो गई। ये तो इनके हालात है। तारिक सुमैर साहब, हमने अल्लाह को भी जान देनी है। एट द एंड ऑफ द डे आपने इस साफत को लेकर अल्लाह के सामने पेश नहीं होना। आपने अपने अमाल और दुनिया में की हुई चीजों को लेकर अल्लाह के सामने पेश होना है। खुदा के लिए इजाजत है चोरों सर, एक मिनट नहीं, मेरी बात के बाद इजाजत होगी। जी। मेरी बात के बाद आप बात कीजिएगा। देखें, इन्होंने जिन चोरों की ये हमायत कर रहे हैं, ये दिल पर हाथ लग कर गए। कुरान पर मुझे हलफ देकर बताएंगे ये लोग पाकिस्तान में अपने हलकों से इलेक्शन जीते हैं, ये सब हारे हुए लोग हैं और इन्होंने हारा। और ये देखें कि एक तरफ तो इलेक्शन हो रहा था और दूसरी साइड पे क्योंकि आकाशा ये यहाँ पर इजाजत नहीं है तो दूसरी साइड
क्या हो रहा था, ये तारिक सुमैर साहब को बड़े बाखबर साफी हैं, इनको पता, एक तरफ तो आप जैली इलेक्शन, धांधली वाले इलेक्शन करा रहे थे, दूसरी तरफ कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ उधर वहां पर क्या हो रहा था, ये पूरे पाकिस्तान को पता चले। हमें तो इजाजत नहीं है कि हम टीवी पर इतनी बात कर सकें। आकाशा देखें, अगर पाकिस्तान की तबाही में किसी का हाथ है, वो हम पिछले 45 से 50 सालों में तो ये नवाज शरीफ फैमिली और दूसरी तरफ से जरदारी फैमिली का है। अपने इख्तिदार के लिए ये लोग इतने गिर चुके हैं कि इतने गिर चुके हैं कि हुकूमतें बनाने के लिए, खा वो जैली हो, खा उसमें अवाम का मैंडेट हो या ना हो, खा, लेकिन इनको इख्तिदार मिलना चाहिए। क्यों कि इन्होंने जो 45, देखें इनकी सबसे बड़ी कसम पुरसी ये देखें और इनकी बदकिस्मती ये देखें कि पहले 50 साल इन्होंने लूट मार का माल बनाया, इन्होंने अवाम को लूटा, इन्होंने शुगर्स मिलें बनाई, इन्होंने प्राइवेट बिजली घर बनाए, इन्होंने पाकिस्तान के सर सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन इस वक्त मैं कश्मीर पर सिर्फ रहना चाह रही, क्योंकि कश्मीर सर, अगर कश्मीर के हालात जो इस वक्त आपके सामने हैं, अगर आप लोग वहां पे होते और पीपल्स पार्टी पीटीआई सॉरी, अगर आप लोग इस चीज का बायकॉट ना करते, इस इलेक्शन का, तो ये इत्तेहादी आपस में हमें लड़ते नजर ना आते, या हालात बहुत ज्यादा खराब ना होते। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। असगर चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, कारकुनान की आपस की लड़ाई में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जो है वो जाम बहक हो गया है। सो आपसी लड़ाई है सर, एक आम आदमी जो है वो यहाँ पे भी मर रहा है। जी बहुत शुक्रिया काशा, बिल्कुल यही बात है, और ये बन चुका है एक हमारी सियासत का एक ट्रेंड बन चुका है। और सिर्फ एक वो नहीं, बहुत सारी लड़ाइयाँ कल जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और मुख्तलिफ हलकों में हुई हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हुई हैं। और ये तो एक ट्रेंड बना है, पूरे पाकिस्तान का यही ट्रेंड है कि हम यही कुछ करते हैं। देखिए, मैं 2-3 बातों का जवाब अपने सीनियर हैं तारिक सुमैर साहब, मैं उन्हें ज़रूर बिल्कुल देना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने बात की 40% टर्नओवर, अगर 40% है तो इंतहाई खुश आइंद है। मैं तो समझता हूँ कि मौजूदा हालात में जो कुछ सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की, ये टर्नओवर इंतहाई खुश आइंद है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब रात को इंतखाबी नताइज आना शुरू हुए तो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो डेरे हैं, घर हैं, वहाँ पर जो जश्न का समा था, लोग जमा थे, तो वो भी एक अच्छी एक्टिविटी थी। बहुत अच्छी बात थी। एक जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ, मरहलावार किया गया, हालांकि होना नहीं चाहिए था, एक ही मरहले में होने चाहिए थे इलेक्शन। देखिए, पाकिस्तान में तो बदकिस्मती ये है कि मरहलावार इलेक्शन भी एक जो है प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है। इन्होंने बात की बसों की या सिंध की, बिल्कुल आप दें, हम तो कहते हैं दें। आपने वो 10 बसें दी, बहुत अच्छी बात की। आपने वो 3 रुपये यूनिट बिजली का दिया, बहुत अच्छी बात है। 2000 रुपये का आपने वो मन आटा दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अपनी जेबों से देना, पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? उन्हें तो आप 58 रुपये बिजली दे रहे हैं। इन बेचारों का क्या कसूर है जिनके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं? आज ही की रिपोर्ट है कि IMF की जो हदफ उससे दिया था उससे ऊपर आपका गर्दिशी कर्जा चला गया है। आप तो इस तरीके से बांट रहे हैं, वो जिसे कहते रहे कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ अपनों में, आप उठा के इस तरीके से बांट रहे हैं। ये जो बजट है आपका पंजाब का, आलीजा, ये पंजाब के अवाम का बजट है। आपने अगर बांटना है, आपने कोई तोहफे देने तो आप अपनी जेब से तोहफे देना। वैसे भी आपके पास कोई कमी तो नहीं है, कोई अल्लाह ना करे आपके पास। पंजाब के वसाइल को आप क्यों दे रहे हैं? और फिर जिस तरह आपने अगर सिंध की बात की है, तो क्या फिर ये इलेक्शन से कबल ये मैं तो इसे रिश्वत समझता हूँ, और बिल्कुल ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आ रही है। ठीक है, तारक सुमैर साहब आगे सिर्फ एक जुमला और आकाशा देखें, इन्होंने बिल्कुल अपने दोस्तों का जिक्र किया। उन 2 मर्द मुजाहिदीन का उन्होंने जिक्र नहीं किया, जिनमें से एक वो कैप्टन सफदर साहब हैं। वो उनका तो बड़ा असर रसूख है कश्मीर में जनाब, वो तो बैठे ही उधर रहे हैं। और मुर्जा जावेद अब्बासी तो खुद वो ग्रीन बस लेके वहां तक गए, तो आपने उनका जिक्र नहीं किया। आपने सिर्फ अमीर मुकाम साहब का जिक्र कर दिया, राना सनाउल्लाह साहब का, तारक फजल चौधरी का कर दिया। तो तारिक सुमैर साहब यहाँ पर भी डंडी ना मारा करें, जिस तरह आप हुकूमती मामलात के अंदर डंडी मार रहे हैं ना ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बड़े अच्छे पॉइंट जो है उठाए, तो इस तरह कम से कम यहाँ पर तो आप डंडी ना मारे। दूसरा काशा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर रेस करना चाहता हूँ, और मेरा हकीकतन दिल बड़ा दुखी है, और पूरे मैं ये समझता हूँ मेरी तरह सारे पाकिस्तानियों का दिल बड़ा दुखी है। आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, कल इंतखाबी मरहला एक मुकम्मल हुआ है, बड़ी अच्छी गहमा गहमी हुई है। जितने भी दावे, कुछ दावे दूसरी जानब के भी हैं, कुछ इतलात हमारे पास दूसरी रावला कोर्ट की भी आ रही है। देखें,
सर वो मैं अलग से आपसे सवाल करती हूँ, वो अलग, हाँ, उस पर अलग से बात करते हैं। तारिक सुमैर साहब, अभी जाना तो मुझे फैजान साहब की तरफ था, लेकिन सर पंजाब के वसाइल की बात हुई है कि सर पंजाब के वसाइल जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। सो क्या पंजाब के अवाम बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है, यहाँ पे हालात बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में हैं, या सब कुछ ओके है, सब ओके की रिपोर्ट है जो वसाइल वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ। 2021 की इलेक्शन कैंपेन अगर आप उठा के देखें जी, तो अली अमीन गंडापुर की तकारीर उठाएं, उन्होंने कितने पैकेज दिए। उस वक्त पंजाब के वुज़रा जब आज़ाद कश्मीर वैसे आप उनको मानते नहीं है, वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं बात कि उन्होंने सुने नहीं किया था, ना, तो हम मेरी भी बात कर रहे हैं। मुकम्मल, मेरी बात जी। आप मुकम्मल होने दें। अब सवाल आपने किया तो ज़रा हिस्ट्री को साथ लेके चला करें ना। उस वक्त अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह की ज़ुबान भी इस्तेमाल की थी वो भी शर्मिंदगी का बायस थी उनके लिए। ख़वातीन के बारे में एक मिनट खामोश हो जाएं आप अभी। तो ये बात है कि रिकॉर्ड पे वो रहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी 2009 में मरकज़ में हुकूमत में थी और कमर ज़मान कायरा साहब अमूर कश्मीर के वज़ीर थे और पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीती थी आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो उस वक्त वो उस चीज़ों को आज कहते हैं ना अमूर कश्मीर की वजारत ख़त्म होनी चाहिए, उस वक्त ये ख़त्म कर देते। ज़बरदस्त बात थी, आपके पास इख्तियार था। डॉक्टर साहब ने एक बात की कि दिल पर हाथ रख के कहें। क्या मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूँगा कि वो दिल पर हाथ रख के करते हैं जब अदालत में जाते हैं और कुरान पे हलफ उठवाते हैं और गवाहों से फिर झूठ बुलवाते हैं और फैसले खिलाते हैं। इस सियासी मामलात में कुरान पाक को और मजहबी चीज़ों को ना लाया जाए। यहाँ जो डिस्कशन हो रही है हालात तो वाक़यात के मुताबिक हो रही है, उस पर बात करनी चाहिए, उस पर बात करनी चलिए सर, आपने चाहिए। बाकी सर बहुत अच्छा पॉइंट किया, लेकिन आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो वो बसेस गई हैं वो एक अच्छा इकदाम किया गया है PMLN की जानिब से? कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सियासी नुक्ता नज़र से देखा जाए बहुत अच्छा पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से तो वो ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया। थैंक्स गॉड कि आपने इस चीज़ को एडमिट तो किया कि वहाँ पे बसेस गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इस चीज़ को एडमिट भी नहीं करे, वो मान भी नहीं रहे कि वहाँ पे कोई बसेस जो है वो PMLN की जानिब से भिजवाई भी गई हैं। फैजान क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। पहले मिस्टर काशा, पहले तो मैं मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाने में इस तमाम इलेक्शन प्रोसेस में वो कामयाब हो गए हैं। आवाम ने एक मरतबा फिर एक दूसरे पे बंदूकें तानी, यहाँ तक कि लोग जख्मी हुए, लोग जाँ बहक हो गए। और इनके जितनी भी ये इलेक्शन कैंपेन थी, मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाना था, क्योंकि मरकज़ में हो, GB में हो, मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग तो साथ ही बैठे हुए हैं। अगर एक दूसरे में इतनी ज्यादा इनको खामियां नजर आ रही हैं कि ये फाशिस्ट हैं, ये फार्म 47 की हुकूमत है, तो इखलाकियात भी कोई चीज है। आप लोग इस इलेक्शन के बाद जो है अपने आप को इनसे अलहदा कर लें। उनके साथ आप बैठे हुए हैं मरकज में और आप लोग एक दूसरे पे इस तरीके से इल्जामात लगा रहे हैं, और ये इल्जामात झूठे भी नहीं हैं। ये तमाम इल्जामात जो इन्होंने एक दूसरे पे लगाए हैं ये बिल्कुल सच्चे इल्जामात हैं। और अभी इनमें इखलाकियात हमें इलेक्शन के बाद देखने में नजर आएगी कि क्या इनमें कोई इखलाकियात भी हैं या नहीं। देखें, पाकिस्तान में हमने देखा है कि कोई निज़ाम जो है वो इस तरीके से नहीं है। अगर हम देखें बरतानिया की मिसाल देखें तो बरतानिया में गुज़िश्ता चंद सालों के दरमियान जो है वो 8 प्राइम मिनिस्टर उनके चेंज हुए हैं, लेकिन ना ही इस किस्म के इल्जामात लगते हैं, ना फार्म 47 से वहां पे कोई आता है। ये पाकिस्तान की ये एक सियासत का मिजाज बन चुका है कि मतलब लोग फार्म 47 के जरिए आ जाते हैं और फिर दूसरे पर इल्जामात भी लगाते हैं और फिर उन्हीं के साथ बैठ के जो है वो हुकूमतें भी बनाते हैं। देखिए, इलेक्शन का मकसद जो होता है वो ये होता है कि आवाम को इलेक्शन जीतने के बाद आवाम को जो उस इलाके के मसाइल हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, वो हल किया जाए। लेकिन ये हुकूमतें जो हैं ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को संभालने के लिए जो है यहाँ पे हुकूमत बना रही हैं। इनको ना आवाम से कुछ लेना देना है, ना इनको कश्मीर के मसाइल से कुछ लेना देना है। अभी ये लोग यहाँ पे सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि कश्मीर के आवाम को बेवकूफ़ बना के वहाँ पे ये लोग हुकूमत बना लेंगे। और मुस्लिम लीग नून जो है ये 3 मरले में ये इलेक्शन क्यों किया जा रहा है, इस पे भी थोड़ा सा मतलब हमें बात करनी चाहिए। 3 मरले में कि अगर देखें टोटल 45 सीटें हैं, 53 जो हैं वो फिर मखसूस के साथ हो जाती हैं। आपको 23 से 27 लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर में। तो इन्होंने ये देखना है कि बाज़ टाइम फार्म 47 के जरिए अगर हुकूमत ना बनाई जा सके तो किस तरीके से अगले मरहले में आप अपने लोगों को दाखिल करा सकें। अब देखें, इसमें तो कल के इलेक्शन में
मुस्लिम लीग नून ने 9 सीटें लेने में कामयाब हो गई है। तो अगले मरले में मुस्लिम लीग नून को कितनी सीटें दिलवानी हैं या किस तरीके से उनके उम्मीदवारों को जितवाना है, मुझे तो बज़ाहिर यही लगता है कि ये मरहलावार इलेक्शन जो है वो कराने का मकसद ही ये है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे हुकूमत बनाई जाए। क्योंकि हमने हमेशा यही देखा है कि जिसकी भी मरकज में हुकूमत होती है, क्योंकि तमाम इख्तियारात जो हैं वो तमाम मशीनरी या तरक्याती फंड्स जो हैं वो वफाक के जरिए जो है उनको जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे मरकज में जो हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत जो है वो बनाई जाती है। चले सर, जीबी में ऐसा नहीं हुआ था। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। असगर चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल सर आपके सामने रखना चाहूंगी, चाहे वो जीबी का इलेक्शन हो या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो, धांधली का इल्जाम जो पीपल्स पार्टी की जानिब से लगाए गए हैं पहले भी और अब भी, क्या समझते हैं कि वाकई जो नून लीग है उस पर जो इस वक्त धांधली के इल्जाम लग रहे हैं कुछ हकीकत पे मबनी चीजें हो रही हैं, या वाकई कुछ सियासत जो है सियासी मतलब कोई सियासत कर रही है वहां पे हल्की फुल्की सी नून लीग भी? देखें, नून लीग आकाशा, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी पुरानी जमात है और मैनेजमेंट नून लीग से अच्छी किसको आती है? पीपल्स पार्टी तो नजरियाती जमात है। वो खैर अब उनका भी नजरिया जो था वो पता नहीं कहाँ गया है, अब उनका भी नजरिया तब्दील हो चुका है। लेकिन मैनेजमेंट के लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक बेहतरीन जमात है। उसे पता है कि उसने वोटर को कहाँ पर मैनेज करना है, उसे पता है कि उसने ट्रेंड कैसे मैनेज करना है, उसे पता है कि उसने मीडिया को कैसे मैनेज करना है, और उसे ये भी पता है कि टिकटों को कैसे मैनेज करना है। और फिर जब आपके सारे अमल शुरू हो जाता है, जितने भी पोलिंग स्टेशन से नताइज जमा करने का, तो आगे भी मामलात फिर ठीक हो जाते हैं। और देखिए, अगर बिलावल भुट्टो साहब कुछ कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जीबी की हद तक तो चले उनका कुछ न कुछ मौक़िफ़ समझ में आता था, मगर आज़ाद कश्मीर के मामले में उनका जो ये मौक़िफ़ है धांधली का, वो समझ से बाला तार है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद में जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनका तल्लक जो है वो पीपल्स पार्टी से है, मुस्लिम लीग नून से नहीं है। और मुस्लिम लीग नून के इस वक्त वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम, और मेरे ख्याल में इंतज़ामी मामलात में इंजीनियर अमीर मुकाम इतनी मदाखलत नहीं कर सकते हैं जितने वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या बाकी जितनी भी हुकूमती मशीनरी है वो कर सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बात थी तो एक काम करते हैं ना, निगरान सेटअप ले आते, साइड पर हो जाते, निगरान सेटअप से इंतखाबात करवा लेते, वो भी नहीं करवाया। आप कुछ बात करना चाह रहे थे? दूसरी जो बात जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बात करनी भी चाहिए। देखें, कुछ इतलात आ रही है हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों की जानब से भी कुछ आ रही है, गो कि ये गैर मुसद्दक़ा, हम इन्हें मुसद्दक़ा इतलात बिल्कुल नहीं कहते, कि जो रावला कोर्ट की सूरत हाल है, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और जिस तरह के मैं ये समझ रहा हूँ कि गैर मुल्की हैंडलर जो डिजिटल प्लेटफार्म्स को इस्तेमाल करके जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक है। अगर उनके अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अनारकी की जानब लेके जा रहे हैं उस सारे मामले को, तो ये भी हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि वो लोग कौन हैं और उन्हें अलग हम क्यों नहीं कर सके। दूसरी बात यह है, देखें, कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता जो है ना, ये ना टूटने वाला रिश्ता है। दर्द चाहे अगर हल्का सा ज़ख़म कश्मीर में लगे तो वो दर्द हर पाकिस्तानी अपने दिल में महसूस करता है। इस प्रोपेगेंडे का तोड़ का वाहिद हाल सिर्फ इस वक्त यही है कि मुल्क की क़यादत, चाहे वो सिविल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, वो बैठे और बैठ के इस मसले का हल करें। और एक चीज़ मुज़ाकरात के साथ एक इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़, जो कातिल हैं उन्हें माफ़ ना किया जाए। माफ़ कीजिएगा, आप पहले कर चुके थे, पहले आप 100 से ज़्यादा FIRs आप वापस ले चुके थे, तब इस नैज तक पहुँचे। ये नहीं, जिन लोगों ने जुर्म किया है उन्हें सज़ा ज़रूर मिले, मगर इस मसले का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। और इस वक्त भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि रियासत फैसला करे, नून लीग का मफाद अहम है या मुल्क का। एक बहुत ही अहम बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से की गई है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान इज डन विद स्टेबिलिटी, नाउ टाइम टू ग्रो, और ये कहने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहिब। अवाम के लिए आसानियां हुकूमत की अव्वली तरजीह है। तारिक सुमैर साहब, ये कौन सी वाली सर आसानियां हैं जिस पर टीवी पे बैठ के ये वजीर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो आसानियां अवाम तक सर नहीं पहुंच रही हैं। कल आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं वो कम हुई थी, उससे पहले भी जुमे को हमने देखा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त भी बढ़ी, और कल सर डीजल की कीमत जो है वो बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल की सिर्फ 1 रुपया कम हुई है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया अवाम पे। जी शुक्रिया काशा। आपको पता ही है कि ये जो 2-3 दिन से सीज़ फायर हुआ है, आर्जी तौर पे मैं जिसको आर्जी कह रहा हूँ, उसकी वजह से कीमतें कम हुई थी। और कल मैंने खालिद मुस्तफ़ा साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अंग्रेज़ी अखबार से तल्लुक़ है उनका और इकानमी में कवर करते हैं। मैंने उनसे रात पूछा तो उन्होंने कहा था कि जी इस पे 3 रुपये जो कमी बनती है पेट्रोल पे और डीज़ल पे अभी नहीं बनती, ये उनकी राय थी। और रात फिर जब आई डिटेल तो 1 रुपया कमी की गई। और मुझे लगता है कि आगे चल के अगर ये ट्रेंड रहता है और सीज़ फायर बरकरार रहता है तो इस हफ्ते के एंड तक अच्छी खासी कमी की मैं तवक्को कर रहा हूँ। नहीं, डेली 1 रुपया कम करेंगे सर, क्या ही अच्छी खासी कमी हो जाएगी। और आपका क्या ख्याल है आकाशा? बात नहीं सर, जब बढ़ाते हैं तो 5 से 6 रुपए बढ़ा देते हैं, जब कम करना होता है तो कुछ पैसे 35 पैसे 1 रुपया, ये क्या बात हुई? कमाल की बात करी है आकाशा, यहाँ से तो उन्होंने सारा कुछ पूरा करना है। अच्छा, आप दोनों जवाब दे दें। मैं 1 रुपये सर आपके पास जवाब ही नहीं है। 1 रुपये की कमी आपको नजर नहीं आ रही है आकाशा? इतनी बड़ी कमी की गई है। पहले 35 रुपए की, 35 पैसे की गई, रात को 1 रुपए की कमी की गई। जी बोल रहे हैं और सर हमने बोल लिया। अब आप जस्टिफाई करें सर इसको, 1 रुपया जो कीमत जो है वो कम हुई है, इसको जस्टिफाई करें। मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा, मैं कौन सा जस्टिफाई, मैं तो आपको खबर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये खालिद मुस्तफ़ा साहब की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक मैं, और ये गलत इन्होंने की कमी की। 3 रुपये मिनिमम बनती थी, 5 रुपये भी कर सकते थे अगर करना चाहते तो, ये इन्हें करनी चाहिए थी। और इस हफ्ते के एंड तक मैं अच्छी खासी कमी देख रहा हूँ, जो मेरी मालूमात हैं, जो मैंने चेक किया। और इस हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब हैं और जो बाकी वज़ीर ख़जाना, तो आपको पता है ना, आपको स्टेटमेंट वो देते रहते हैं, उनका काम है कि स्टेटमेंटें दें। और वज़रा के हर हुकूमत में हर वज़ीर ख़जाना इम्पोर्टेड होता है, उसके अपने मामलात होते हैं। तो ये पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल में जो लेवी टैक्स है उस पर मैं 1000 दफ़ा अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ कि ये जगह टैक्स है और ये वसूल किया जा रहा है कि जो 1700 अरब रुपए का टारगेट पूरा करना है। बाकी सेक्टरों में FBR नाकाम होती है, तो ये बड़ी आसान। और इसकी बुनियाद किसने रखी थी? पीपल्स पार्टी ने 2008-9 में लेवी टैक्स की बुनियाद रखी थी। PTI आज बड़ी बातें करती है लेवी टैक्स के ख़िलाफ़, तो इनके वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब साहब थे, तो उन्होंने क्यों नहीं उसको ख़त्म कराया? उस वक्त ख़त्म कर देते। आज वो ज़रूरत से कह रहे होते। सबको ये ना ज़रूरत होती है कि ये ख़जाना भरा रहे और ख़जाने में पैसे आते रहें, चाहे जिस तरीके से भी आते रहें। तो मैंने तो वज़ीर ख़जाना के मुँह पे बजट जब पेश हुआ था, सवाल किया था, पूरी रिकॉर्डिंग आप निकाल के देख लें। मैंने उन्होंने कहा था लैंड क्रूज़र और मर्सिडीज़ पे आप लेवी टैक्स मेरी तरफ से 100 रुपये की बजाय 500 रुपये कर दें। मोटरसाइकिल पे 1000 सीसी गाड़ी पे लेवी टैक्स कम करें, बल्कि ख़त्म कर दें। तो जब अभी मैंने जो तजवीज़ दी थी चंद दिन पहले, उस पर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा कि जब तक ये जंग के हालात नहीं ठीक होते, पेट्रोल आलमी सतह पे कम नहीं होता, 40 रुपये लेवी टैक्स। सर जिन ममालिक में जंग हो रही है इतनी उनको फिक्र नहीं है, वो अपने अवाम के सर केयर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप यहाँ पे देख लें दूसरे ममालिक में आप हमेशा ईरान की बात कर रही हैं। ईरान से जो जर्नलिस्ट होकर आए ना, उनसे पूछे वहाँ महंगाई 80% उसकी पहुँची हुई है और बाकी ममालिक में भी महंगाई रूज पर है। हमारे यहाँ भी ज़्यादा है, उन ममालिक से ज़्यादा है। महंगाई को कम होना चाहिए, लेकिन कई आलमी फैक्टर होते हैं, कई लोकल फैक्टर होते हैं और कुछ मिसमैनेजमेंट भी हमारी। सर फिर आप कह रहे हैं मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। चलें ठीक है, अली इमरान साहब आपकी तरफ आऊंगे। जिस तरीके से तारिक सुमैर साहब ने भी बात की कि वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, अगर उनसे बात करी जाए तो वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि फिर भी लोग जो हैं, जंग हो रही है, तमाम तर हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन लोग जो है मार्केट्स में हैं, अपनी जॉब्स पे जा रहे हैं, हालात वहाँ पे फिर भी स्टेबल हैं। पाकिस्तान में सर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, और एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में कहीं भी जंग हो जाए, हालात जो है वो पाकिस्तान में ख़राब हो जाते हैं। तो अब ऐसा ही मुझे फील होता है कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो ख़राब हैं और ऐसे ही रहेंगे।
देखिए आकाशा, इन सारी चीज़ों का पस मंज़र समझने के लिए जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो फिर हम जब पूरी इकोनॉमी को फिलोरते हैं तो हमें कई चीज़ें बीच में से निकल कर सामने आती हैं। देखिए बाकी दुनिया, हाँ वो इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका की आप जब बात करते हैं तो वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो काम करती है, वहाँ पर प्रॉपरली उनकी जो सनतें हैं, देखिए ना विद इन नो टाइम आपने देखा कि किस तरह बांग्लादेश वो मुल्क है जिसके अंदर तो कॉटन पैदा भी नहीं होती, और आज इस वक्त वो पाकिस्तान से ज़्यादा उसकी जो एक्सपोर्ट है वो कॉटन की है, और उसमें मजीद जो छोटे सनती यूनिट्स है वो काम कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग वेरी फास्ट। पाकिस्तान के अंदर आकाशा मसला ये है कि पिछले 4 सालों में जिस तरीके से हमने ये पहले 16 महीने और फिर उसके बाद ये अभी 8 फरवरी 2024 के बाद जिस तरह की हुकूमत हम लेकर आए, देखिए आकाशा हमें इस चीज पर नजर डालने की जरूरत है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आए। मैं रात को एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आकाशा, और यकीन करें कि मैं चौंक गया वो रिपोर्ट पढ़ के कि जो पाकिस्तान से 100 कंपनियां मल्टीनेशनल छोड़ के पाकिस्तान से बाहर गई हैं, जब उन्होंने अपने हुकूमत को खत लिखे और उस खत में सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने हाईलाइट की वो ये थी कि जो इंटरनेट है आपका इंटरप्शन जो है इसके अंदर, उसकी वजह से वो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस जो है वो मैनेज नहीं कर सकते, कि हर दूसरे दिन आपका इंटरनेट डाउन होता है, ये स्लो होता है। और आज का दौर आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये बात डिक्लेयर कर दी गई है कि इंटरनेट जो है वो इंसान की बुनियादी जरूरत है। अब आते हैं इकॉनमी की तरफ। देखिए आकाशा, जब आपकी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती और 600 से 800 अरब रुपया शॉर्टफॉल हो उसका, कि उसके पास टैक्स जमा नहीं हो रहा, तो फिर मुझे ये बताएं कि उन्होंने क्या करना। उन्होंने फिर पेट्रोल के ऊपर लेवी लगानी है, फिर उन्होंने बिजली के जो नर्ख है वो बढ़ा देने हैं, फिर उन्होंने गैस की कीमत बढ़ानी है। जब ये सारी चीजें पड़ेंगी तो ये प्रेशर किस पर आएगा? आवाम पर आएगा, मेरे पर आएगा, आपके ऊपर आएगा। अब जब ये प्रेशर हमारे ऊपर आएगा तो उसको बेयर करने के लिए अगर कोई इकॉनमी होगी तो उसका सहारा लेकर आप अपने बिल पे करेंगे। आज जो अवाम चीख चला रही है उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तो टोटल खत्म हो चुकी है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपकी सनतें जो है वो तकरीबन कोलैप्स कर गई हैं, रियल एस्टेट कोलैप्स कर गया, आपकी टेक्सटाइल कोलैप्स कर गई, मतलब तबाही के धाने पे नहीं है बल्कि तबाह हो चुके हुए हैं। जब आपके कर्जे का, जब आपके टोटल जीडीपी जो है उसके बराबर कर्जा 40 या 50% हो जाए तो आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, लेकिन इस वक्त तो वो 70% के बराबर आ चुकी है। तो इसका मतलब पाकिस्तान इकोनॉमी तो डिफॉल्ट कर चुकी है। अब अगर उसका ऐलान ना किया जाए तो वो एक अलग बात है। और जैसे ये इंपोर्ट किए हुए हमारे वजीर खजाना साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। भाई मुझे कोई ऐसा तरीका तो बताओ कि ये कैसे, कौन सा आप लोगों के पास अलादीन का चिराग है कि जिसको आप रगड़ेंगे तो ये इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इकॉनमी अगर ठीक होनी होती तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती, लोग पैसे लेकर आते। आपके वजीर दाखिला ये कहते हैं कि पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर जो है पिछले 4 सालों में बाहर चला गया। फिर वो जब आपकी 100 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी बाहर चलेगी तो फिर आपके पास कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि आप इस इकॉनमी को खड़ा करेंगे? ये इकॉनमी खड़ी नहीं हो सकती। हाँ, इनकी अपनी इकॉनमी जरूर खड़ी है, जो इक्तदार में बैठे लोग हैं, इनकी इकॉनमी, इनकी शुगर बिले, इनकी प्राइवेट बिजली घर। और ये देखें कि इस मुल्क के साथ जुल्म आकाशा, आप देखें कि ये जो नवाज, सही कहा आपने। जी सर, आप सही कह रहे हैं। सर मैं एक और सवाल भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, लेकिन सिर्फ ये यहाँ से एक पॉइंट मुझे लेना है इस वक्त असगर चौधरी साहब से। सर कुछ इस पर भी बात करेंगे कि इस वक्त जो हालात हैं आवाम के बारे में तो सोचा नहीं जा रहा, लेकिन किसी शख्स से, किसी पार्टी के कोई मेंबर हैं, उनसे एक सवाल किया, कि नाम नहीं यहाँ पे कोट करूंगी, नाम नहीं लेना चाह रही मैं, सो उनसे पूछा गया कि भाई अगर वो जो जेनजी जो वहाँ पे कर रही है, किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा, वो अगर चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, यहाँ के जेनजी उठ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? सो उनका एक जवाब था आगे से कि हमारे पास इसके लिए बहुत ही अच्छा स्प्रे है और वो फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हालात जो हैं बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। मतलब इस तरह के बयान जब आप दे रहे हैं तो आप ये करना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल आकाशा, मैंने उनका वो सवाल भी सुना था और जवाब भी सुना था। उन्होंने कहा था कि काकरोच मार स्प्रे हम कर चुके हैं और यहाँ से काकरोच निकल नहीं सकते। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है। मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि हमने टोटल अपनी नौजवान नस्ल को बिगाड़ के रख दिया है। नौजवान नस्ल क्या, हमारे जो बुजुर्ग भी हैं माशाल्लाह वो भी बिगड़े हुए हैं और इस उम्र में भी उन्होंने भी सुधरने का नाम नहीं लेना है। वो किसी न किसी इश्क के मुब्तला होंगे। कोई इश्क के मियां नवाज शरीफ में मुब्तला होगा, कोई इश्क जरदारी में होगा, कोई इश्क इमरान में और कोई इश्क मौलाना फजल रहमान में, और कोई कहीं पर कोई मजहब के नाम के ऊपर आप वो एक ड्रामा था इसके ममनू, उसका हवाला भी दे दो। अच्छा, यहाँ पर हमने वो जो शख्सियत ये जवाब दे रही थी ना, उनके वालिद मरहूम नहीं,
वो जो नर्सरियाँ थी, स्टूडेंट्स यूनियंस, अपने दौर में उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी। वो नर्सरियाँ ही उन्होंने ख़त्म कर दी थी। उस वक्त उन्होंने एक ऐसी नर्सरी लगाई कि फिर आज तक जो आपकी सियासत और जमहूरियत में आप देख ले जितनी खराबियाँ हैं, वो खराबियों की जड़ वही है। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा काशा, जिस दिन इस मुल्क के नौजवान को या बाशऊर तबके को ये बात समझ आ गई ना कि गरीब की मेहनत के ऊपर जो है वो मरात याफ्ता तबका अयाशियाँ कर रहा है, और जब तक उनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती, इस मुल्क के हालात नहीं सुधर सकते, तो उस दिन आप देखिएगा लोग निकलेंगे, मायूस होकर निकलेंगे, वो चाहे सियासी जमातें हों। तो सर तारिक सुमैर साहब भी हमारे साथ है ना, सर देखिए, फिर निकले, फिर तारिक सुमैर साहब जैसे लोगों को मजबूरन निकलना पड़ेगा। चले सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सरदार फैजान, आपकी तरफ आना चाहूंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान पर 26वें आईनी तरमीम की हिमायत के बदले 7 अरब रुपए लेने और फॉर्म 47 के तहत सियासत करने के संगीन इल्जामात जो हैं वो लगा दिए हैं। लेकिन सर दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि PTI जो है वो JUI के साथ इत्तेहाद करने जा रही है। अब सदाकत कौन सी बात में है? बहुत शुक्रिया मिस्टर काशा। देखें, हो सकता है वो अपनी बात सही कर रहे हों, क्योंकि मुझे भी पिछले दिनों एक इतलात मिली हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने इसी आईनी पे वोट डालने के लिए पिंडी में एक ज़मीन पे कब्जा मांगा था। तो खैर ये स्टोरी मैच्योर कर रहा हूँ, कुछ मैच्योर होती है तो फिर आपके प्रोग्राम में मैं दूंगा। लेकिन अभी जो आपने बात की कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, पहले तो ये मेरे ख्याल से जनरल इलेक्शन के लिए नहीं होंगी, ये आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके लिए में हो सकता है कि ये इत्तेहाद की बातें हो रही हों, क्योंकि पिछले बल्दियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना जो है वो काफ़ी सीटें निकालने में कामयाब हो गए थे, और पेशावर के मेयर भी जो हैं वो JUI के थे। हमने यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो क्या वो मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद करते या ना करते, और अगर ये इत्तेहाद अभी हो रहा है तो क्या इसमें अलीमा आपा की राय जो है वो ली गई है या नहीं ली गई। और अगर मौलाना साहब नहीं, इस वक्त सर राय ली जा रही है, पार्टी के कोई भी जो फैसले किए जा रहे हैं अलीमा खानम से, ये तो चंद चीजों में ली भी जा रही है, चंद चीजों में उनको बाईपास भी किया जा रहा है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था कि मौलाना साहब और अगर तहरीक इंसाफ एक पेज पर आती हैं और ये इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की अगर ये टैक्टिक्स हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए, तो अगर ये दोबारा मिल के इमरान खान की रिहाई के लिए अगर ये इनको राजी कर पाते हैं मौलाना साहब को और इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि सेमीफाइनल की कॉल जो है वो सुहेल अफरीदी की जानिब से दी गई है कि 5 अगस्त में हम सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। तो अब फाइनल क्या होगा ये तो नहीं पता। तो बीच में ये बातें भी आ रही हैं कि मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है, और मौलाना साहब के इस टाइम पे जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। तो हो सकता है अगर इनका इत्तेहाद होता है और ये लोग ऐलान करते हैं कि हम इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारे दरवाजे जो हैं वो मुज़ाकरात के खोले जाएं, जो कि अभी उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के मुज़ाकरात की एक गेम खेली जा रही है, सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर हो सकता है कि हकीकी कोई दरवाजे जो हैं वो मुज़ाकरात के खोले जाएं कि अगर मौलाना साहब इनके साथ मिलते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेहाद जो है वो कुछ लंबा चलेगा। अगर ये इत्तेहाद होता भी है तो सिर्फ ये आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि ये इंतखाबात के लिए ये इत्तेहाद होगा, ना कि आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए इत्तेहाद होगा। और कहा जा रहा है कि रिटन फॉर्म में ये इत्तेहाद जो है वो लिखा जाएगा और दोनों जमातें जो हैं उस पर साइन करेंगी। लेकिन अब मौलाना साहब ने भी अपनी जमात से मशावरत के लिए टाइम लिया है, देखते हैं कि मौलाना देखते हैं आगे चल के क्या होगा। चले, बहुत शुक्रिया सरदार फैजान, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। तारिक सुमैर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी सर, PTI जो है खुद को
पाकिस्तान की बहुत ही मकबूल जमात समझती है, वो समझते हैं कि बहुत ही बड़ी जमात है। सो JUI की ज़रूरत क्यों पेश आई उनके साथ इत्तेहाद करने की? जी ये होता है जी, सियासत में होता रहता है। आपको पता है जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकलवाना था तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ी। PDM बनाया गया और वो निकले मैदान में। फिर और भी फैक्टर थे। तो यहाँ जो बात हो रही है ना कि गंडापुर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि 7 अरब रुपए वसूल किए, तो मैं तो JUI की क़यादत को कहूँगा कि हत्क इज़्ज़त का दावा दायर करें गंडापुर पे, अगर उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया और अगर सच हुआ तो फिर वो ठीक है, वो अदालत में जाके फैसला होगा ना। क्योंकि एक मरतबा मुझे याद है कि ख्वाजा आसिफ ने कोई इल्ज़ाम लगाया था बानी PTI पे, तो ख्वाजा आसिफ का वो मामला आज तक अदालत में है। शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान ने 10 अरब रुपए वसूल करने का किसी मामले में, वो भी आज तक अदालत में हत्क इज़्ज़त का केस। तो JUI की क़यादत को चाहिए कि अदालत में चले जाएं। मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर तो है, और मौलाना साहब आजकल इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ बहुत गुस्से में भी हैं। एक मुतनाज़ा बयान देने के बाद जो उन्होंने दिया था शोधा के हवाले से तनख्वाह लेके, तो मैं तो मौलाना साहब की बाकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। ये बात मैंने कही थी, और मैंने मौलाना साहब के जो 3-4 करीबी लीडर्स हैं उनसे भी फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा था ये आपने, बाकी सब कुछ आप ठीक, आपकी सोच होगी, आपकी पॉलिसी होगी, जो भी आप, लेकिन शोधा को खुदा के लिए मुतनाज़ा ना बनाया करें, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा हो, चाहे उल्मा में से जो TLP वाले शहीद कर देते हैं या कर देते हैं। मौलाना इदरीस साहब एक बड़े अहम रहनुमा थे JUI के, उनको शहीद किया गया, और इस तरह के लोग हाँ, तो इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। उनका बेटे का हुआ, तो इस चीज़ में मैं ये देख नहीं रहा कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुआहदा करने की क्या ज़रूरत है। अगर इन्होंने कोई मुआहदा करना है तो एहतजाजी तहरीक के लिए करना होगा, क्योंकि PTI आज खुद जो है ना एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं रही, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हो भी सकती है लेकिन करना नहीं चाह रहे ना, उनको डर है कि हमें इंतशारी टोला कहा जाएगा, तो खामोश ग्रुप भी तो है ना बहुत सारे। सर वो बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। अली इमरान साहब भी खामोश ग्रुप का। चलें अली इमरान साहब की तरफ आ जाते हैं। अली इमरान साहब, एक तरफ इत्तेहाद की खबरें तो दूसरी तरफ आप इल्जामात की बारिश कर देते हैं, क्या मुस्तकबिल समझ रहे हैं आप PTI का? आकाशा देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हमारे जो भाई हैं तारिक सुमैर साहब के, अली इमरान साहब भी खामोश ग्रुप का हिस्सा है। मैं बिल्कुल किसी खामोश ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और मैं इमरान खान का सपाही हूँ। और मैं एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कहता हूँ आकाशा, हमने बार बार ये बात की है और फिर आज हम ये बात कर रहे हैं कि देखें, किसी भी जमहूरी माशरे के अंदर सबसे पहले मुकालमा होता है, मुकालमे के साथ सोसाइटी होती है। अगर मुकालमा खत्म हो जाए तो सोसाइटी खत्म हो जाती है, अगर सोसाइटी खत्म हो जाए तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, और अगर पॉलिटिक्स खत्म हो तो मईशत खत्म हो जाती है। तो एग्जैक्टली यही आपने आकाशा होते हुए देखा होगा कि जब मुकालमा खत्म हुआ तो सोसाइटी खत्म हुई, और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स खत्म हो गई। सोसाइटी कैसे खत्म हुई कि जब आपने लोगों से एहतजाज का और बोलने का हक छीन लिया। मुझे आज ये बताएं कि आज पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसके आप मैं और आप बात कर रहे हैं, आज इस मीडिया की क्या पोजीशन है? आज पाकिस्तान के अंदर आपका जो सोशल मीडिया है उसकी रफ्तार देख लें, और हमारा जो डिजिटल मीडिया है जिस पे हम और बैठकर आप बात कर रहे हैं, आज यहाँ पर क्यों डिजिटल मीडिया जो है आज वो कारोबार नहीं कर सक रहा? क्यों उनके पास इतने इनफ इश्तेहारात नहीं है कि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर सके? क्यों आज हुकूमत ने जो अपना डाटा किया कि 8.1 अरब रुपया सिर्फ टीवी चैनल्स को इश्तिहारों की मद में दिया गया। तो आज ये हुकूमत भी इश्तिहारों की मद में इन चैनल्स को पैसे देती है और अपनी मर्जी का कंटेंट। मैं टॉकिंग अपने चैनल की बात नहीं कर रहा MTV की, लेकिन जनरल जो परसेप्शन बनाया गया, ये जो हुकूमत ये परसेप्शन देती है कि हम अपना कंटेंट चलवाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एहतजाज की तरफ। आकाशा, हमने बार बार ये कहा कि हम जब एहतजाज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी भी जमहूरी माशरे में इंसान को ये हक हासिल होता है कि वो पुरअमन तौर पर बाहर निकलकर एहतजाज करे। अभी आपने इंडिया के अंदर देखा किस तरह जनरेशन जी बाहर आई। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कहता हूं आकाशा, ये मेरा अंदर मेरा बोलता है कि आज नहीं, कल नहीं, 15 दिन नहीं, महीने नहीं, इस मुल्क में जनरेशन जी बाहर निकलेगी, एहतजाज होगा, और वो एहतजाज इतना बड़ा एहतजाज होगा कि जो इस पूरे सिस्टम को लपेट देगा। और इस पाकिस्तान में फिर आप एक नई जमहूरियत, इंडिपेंडेंट जमहूरियत देखेंगे जो किसी के कंट्रोल में, जो एलीट कैप्चर के कंट्रोल में नहीं होगी। मौलाना साहब से हमारा एहतजाज फितरी इसलिए बनता है कि हम पर इस हुकूमत के इख्तलाफात करते हैं। मौलाना साहब भी उसकी उनका जो वो बयानात है, पर सर मौलाना साहब की वजह से ही आज बानी PTI जो हैं वो इख्तिदार में नहीं रहते उस टाइम, और आज भी जेल में। देखिए
देखिए मैं तो ये बड़े फोरम के ऊपर खड़ा होकर बात करता हूँ, पार्टी के अंदर ये बात करता हूँ कि मौलाना साहब भी उस वक्त इस्तेमाल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्योंकि ये जो दो जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके पास तो लोग थे ही नहीं उस वक्त, ना आज हैं कि कोई बाहर निकल के एहतजाज कर सके। आपने देखा उस वक्त भी जब सरीना के सामने से बहुत शुक्रिया सर, नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। और कहते हैं कि किसी आजमाए हुए इंसान को आजमाना ठीक ऐसे ही है जैसे आप किसी के हाथ में दोबारा चल दे रहे हो और कह रहे हो दोबारा से फायर करो, पहली दफा सही से गोली नहीं लगी थी। बहुत शुक्रिया सर। और आप सभी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर इमरान साहब, असगर चौधरी साहब, सरदार फैजान और तारिक सुमैर साहब। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।